दूसरा पढ़ने छोड़ दे सर का लास्ट रिमोट में निकलना तो पीएनसी वाले पीछे लास्ट पूरा करना है और देखिए अरे इम्पोर्टेंट बात जो समझने वाली ओमेगा और अल्फा किसी भी एंगल पे कैसे निकालें और हिंज रिएक्शन कैसे निकालें, ये दोनों तरीका आपको थर्ड पार्ट देखिए आप लोग सबको क्लियर है कि इसमें कुछ रह गया है डाउट? पार्ट 3 में था ये थीटा एंगल पे ओमेगा और अल्फा निकालना। थर्ड पार्ट का फायदा ये है कि अगर आपसे अभी हम बोले कि जब पूरी तरह से दोबारा वर्टिकल हो जाए, यहाँ से रिलीज किया गया, जब यहाँ आया तो आप लोग ओमेगा अल्फा निकालना सीख चुके हैं। थीटा एंगल पे है, ओमेगा अल्फा कैसे निकलेगा सीख रहे हैं। आता है निकालने या नहीं आता है? अभी निकाल सकते हैं, कॉपी बंद करके देंगे नहीं कर पाएगा। एनर्जी कंजर्व करके ओमेगा आएगा इस पोजीशन। चलिए छोड़ दीजिए, तो यहाँ देखिए ओरली ही हो जाएगा। कंसेप्चुअली अगर आपको आ रहा है करना तो कॉपी में कर ही लेंगे। तो देखिए जब इस पोजीशन में था तो एनर्जी कितना लिखते थे? mgl/2। जब थीटा एंगल पे यहाँ से थीटा से घूम गया तो हाइट कितनी बची सेंटर मास की? L/2 और mgl/2 cos थीटा। जब यहाँ आ गया तो काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये करते ही दोनों इक्वेट करते ही ओमेगा आ जाएगा। तो फिर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है कि ओमेगा हम निकाल सकते हैं? कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है? यहाँ का एनर्जी लिखना था, यहाँ का एनर्जी लिखना था, इससे आसान रोटेशन में और क्या होगा? यहाँ का एनर्जी mgl/2, यहाँ का एनर्जी mgh, ये चीज L/2 cos थीटा। प्रोजेक्शन लेना आप सैकड़ों बार कर चुके हो, वेक्टर से लेके आज तक 100 बार कुछ प्रोजेक्शन जरूर लिए हम, तभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और रोटेशन की वजह से, प्योर रोटेशन की वजह से हाफ आई ओमेगा काइनेटिक एनर्जी। अच्छा ओमेगा आ गया, अल्फा निकालने में डर भी लग रहा है तो ठीक है, ओमेगा को डिफरेंशिएट कर देंगे, डी ओमेगा बाई डी अल्फा हो जाएगा। एक तो ये रास्ता था जो लंबा रास्ता, दूसरा रास्ता था कि एक्सिस के अबाउट ही टॉर्क ले लो, सिर्फ mg का टॉर्क हो, mg का टॉर्क, mg का डायरेक्शन, उस पे यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ये डिस्टेंस आता है L/2 sin थीटा, L/2 sin थीटा इंटू mg टॉर्क हो जाता है। और टॉर्क होता है I इंटू अल्फा। इस पॉइंट के अबाउट I होता है ml²/3 इंटू अल्फा। कोई भी बच्चा घर में जाकर रफ में एक बार इसको रिवाइज करेगा तो कम से कम 1 साल तो जरूर याद रहेगा। क्यों नहीं कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा? कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है कि हम कॉपी बंद करके इसको रीजनरेट कर सकते हैं? कॉन्फिडेंस आना चाहिए।
आपको तो इसको ऐसे क्वेश्चन में तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम भूल गए तो हम बता दो। नहीं हो पा रहा है। जब ये कॉन्फिडेंस आने लगेगा ना तो आप समझिए कि सारा कंसेप्ट आपने बढ़िया से पकड़ लिया। ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो मतलब आपके मन में अभी डर, या तो रिवीजन में कमी है, या समझने में कमी है, या नेग्लिजेंस है, आपका ध्यान कहीं और। यही मतलब सेम तरीका बता दे रहे हैं। देखिए ये वर्टिकल से थीटा एंगल पे आ जाता है। ये रॉड यहाँ से वर्टिकल से यहाँ पहुँचता है। जब थीटा एंगल से रोटेट हो गया तो ओमेगा आप निकाल चुके हैं, √3g/L। हम तो बोल रहे हैं कि ये तो रिजल्ट भी याद रहना चाहिए आपको ओमेगा, ये था। और अल्फा आया था 3g/2 sin थीटा, यही है। ये दोनों आ चुका है 2L। बाकी ठीक है। अब यहाँ पे फोर्सेस देखिए, हम लोग RY ऊपर मान रहे हैं और RX इधर मान रहे हैं। यहाँ पे फोर्स देखिए, mg डाउनवर्ड है, ठीक है। नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन नहीं ले रहे हैं, RX RY में सब आ गए। हिंज रिएक्शन हो या कोई टाइप का रिएक्शन हो, सब मिला के ही है, ठीक है। अब क्या करना होगा, इस पॉइंट को कितने एक्सलेशन होंगे, 1 या 2? रेडियल होगा कि नहीं होगा? टेंजेंशियल होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे क्यों नहीं करवाया, उसके पीछे रीजन क्या है, लेकिन आगे चल के इसको करते हैं हम। टेंजेंशियल एक्सलेशन इस डायरेक्शन में होगा अल्फा इंटू L/2। ये बताइए, डायरेक्शन चेक करना चाहते हैं कर लीजिए। अल्फा इंटू द प्लेन है, राइट हैंड स्क्रू, और आर की तरफ सीधा इसका इधर, अल्फा को आर की तरफ घुमाइए, परपेंडिकुलर ले जाएगा। इस पे परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलर है। और रेडियल किधर, रेडियल कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर यहाँ से लेंगे, अल्फा यहाँ से लेंगे, तो दोनों एक्सेलरेशन आपको पता है, मालूम है, ठीक। अब इस AT का वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में, AR का भी वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स ये बताइए, क्या लिखेंगे, एक लिख के दिखा, फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन mg - ry, और कोई फोर्स है, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है, AT का कंपोनेंट है ये थीटा, तो ये भी थीटा। AR का कंपोनेंट कितना, AR cos थीटा, और AT का कंपोनेंट कितना, AT sin। नेट फोर्स ये तो समझ में आ रहा होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये दोनों एक्सेलरेशन सेंटर के लिए, ये दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट लिखना है। इससे RY निकला, सारा वैल्यू लंबा चौड़ा आंसर आएगा। अभी हम ABC करा ये करा देते तो बहुत सारे बच्चों को परेशानी होगा, इसलिए ये सब लास्ट में होगा। अब अभी पूछ लिए इसलिए बता दे रहे हैं, किसी के भी मन में डाउट आ सकता है। चलिए हम दोनों लिख दे रहे हैं, 4 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्या ये समझ पा रहे हैं कि परेशानी है? दो एक्सेलरेशन है, दोनों का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस देखिए, ओनली RX, तो RX मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। ये पूरा हुआ वर्टिकल एक्सेलरेशन, ये होगा मास इनटू
हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कैसे आएगा देखिए, AR का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट RX के डायरेक्शन में और AT का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपोजिट है, डिफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। RX के डायरेक्शन वाला पॉजिटिव ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं वेक्टर साइन ही डाल देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। RX डायरेक्शन माइनस M इंटू AR का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, AR साइन थीटा डायरेक्शन माइनस प्लस AT का कंपोनेंट प्लस, हो गया। RX निकल जाएगा, लंबा थोड़ा आंसर आएगा, लेकिन दोनों में थीटा का वैल्यू जैसे ही आप 90 डालेंगे तो कौन सा रिजल्ट आ जाना चाहिए, पार्ट बी आ जाना चाहिए, जो आपने पार्ट बी में कर रखा है। RX का वैल्यू दोनों आएगा, अगर नहीं आता है तो कहीं आपका कैलकुलेशन मिस्टेक, ये जनरलाइज हो गया। नोट करिए और जहाँ दिक्कत लगे दोबारा पूछिए। मतलब हम लोग इसी एंगल पे पता करते हैं, तो ऐसा लिखने का क्षमता आपके अंदर तभी आएगा जब प्रैक्टिस दोबारा हो। एक बार में ये नहीं होने वाला है, ये इक्वेशन लिखने से बच्चे करते हैं। इसमें से कोई टर्म आपको अटपटा लग रहा है तो अभी हमको बताइए। जब हॉरिजॉन्टल जब नॉट हॉरिजॉन्टल था, जब हॉरिजॉन्टल हिंदी या तो कैपरेट का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल किए थे, क्यों? और यहाँ वैसा नहीं कर रहे हैं क्या, यहाँ भी कर रहे हैं, कैसे देखो, जब थीटा 90 डिग्री पे पहुंच जाएगा तो ये वाला वही L/2 रिप्लेस कर दो ना, वही और ये वाला cos 90 क्या हो जाएगा, ये टर्म खत्म। सब लोग यहाँ देख के तो ना, रॉड जब हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो ये वाला टर्म cos 90, तब क्या बचा देखिए, m AR sin 90 कितना है, AR कितना, ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2, वही क्वेश्चन लिखे हैं। दूसरी वजह इससे कोई नहीं करिए ना, अभी उसको बोल जाओ, अभी इसके बारे में फोकस करते हैं, तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं है ना, यहाँ आ रहा है RX इक्वल sin इंटू ओमेगा स्क्वायर, रीजन
कि जब हॉरिजॉन्टल हुआ तो सारा का सारा पार्टिकल एक अलग अलग सर्कल में घूमा। रॉड का सेंटर देखें तो ये L/2 के रेडियस में घूम रहा है, हमेशा घूम रहा है L/2 रेडियस, लेकिन जैसे ही हॉरिजॉन्टल हुआ था सेंटीपिटल फोर्स नेगेटिव ऐसे है तो सेंटीपिटल फोर्स इधर रहेगा। अभी भी सारे पार्टिकल्स को सेंटीपिटल फोर्स से मास मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सेंटीपिटल फोर्स, तो सेंटर की तरफ ले रहा है, अभी नहीं ले रहा है, थोड़ा सा है टेंजेंशियल और रेडियल, इसमें सारा चीज दिया गया। आप देखिए रेडियल भी है, टेंजेंशियल भी है, रेडियल भी है, टेंजेंशियल भी है। और एक बात, रॉड यहाँ से घूमते घूमते वर्टिकल जब हो जाएगा तो थीटा कितना हो गया 180, जैसे ही यहाँ डालेंगे 180 होगा, हाँ तो ये वाला एकदम नीचे जीरो, सिर्फ ये बचेगा टेंजेंशियल cos थीटा जब 180 डिग्री हो जाएगा, नहीं साइन 180 हो जाता है जीरो। और यहाँ देखिए cos 180 -1 और ये जीरो, नहीं सब चेंज होता जाएगा, जितने एंगल पे चाहें जितने एंगल पे कर सकते हैं। और कुछ कंफ्यूजन है इसमें? एक और पार्ट लीजिए, पार्ट सर सी या डी तक करा है, सी तक था तो डी ये हो गया, अब ई करिए, ये हो गया हिंज रिएक्शन थीटा एंगल पे। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड जनरली पूछता क्या है किसी एंगल पे, 45 पे बताओ, 30 पे बताओ, ज्यादातर 90 या 180 पे, वो आसान पड़ता है। इसमें देखिए कितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है बहुत कम पूछेगा, अभी तो एडवांस मेंस में इस तरह का नहीं पूछता। तो हम आपको एक सिंपल केस पूछ रहे हैं, देखिए पार्टी में फाइंड द एंगुलर स्पीड, find the angular speed, angular acceleration, and hinge reaction, find the angular speed and angular acceleration and hinge reaction when the rod turns to 180 degrees. When the rod turns to 180 degrees from initial position. तो ओमेगा और अल्फा तो आप फॉर्मूला में वैल्यू डाल के तुरंत बता देंगे, और हिंज रिएक्शन जैसा आपने पार्ट सी में किया था उस तरीके से अलग से करिए। थीटा के चक्कर में करेंगे तो ये और लंबा पड़ेगा, डायरेक्ट जल्दी हो जाएगा। ओमेगा कितना आया? √6g/h। थीटा 180 डिग्री, ओमेगा आएगा √6g/h और अल्फा आएगा 0। देखिए यहाँ नो टॉर्क, जो वर्टिकल पोजीशन में चला जाएगा रॉड, ओमेगा रहेगा, अल्फा 0 रहेगा। हिंज रिएक्शन RF और सेंटर यहाँ
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स और दिख रहा है एक्स के अलावा? रॉड का वेट mg नीचे, सेंट्रीपिटल फोर्स ऊपर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स की जरूरत ही नहीं, Rx will become 0. No force in horizontal direction, Rx 0. इन वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए फोर्स क्या क्या है, Ry है, mg है और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन a है। वर्टिकल डायरेक्शन में आप इक्वेशन लिखेंगे Ry minus mg in omega dash square into Ly। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स तो देखिए Ry है, mg है और तो कोई नहीं है। मैंने Ry माइनस mg क्यों लिखा है, mg माइनस Ry भी लिख सकते हो। एक्सीलरेशन के डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव लिया जाए, सॉल्व कर लीजिए Ry यहाँ रॉड के वेट का 4 गुना 4 टाइम्स mg आएगा। ये IT एडवांस पर पूछा हुआ क्वेश्चन, 90 डिग्री से टर्न करेगा तो बताइए और 180 डिग्री से टर्न करेगा, ये सब नहीं पूछा, उसमें सिर्फ हिंज रिएक्शन पूछा कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से छोड़ा गया, जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो हिंज रिएक्शन क्या होगा, वर्टिकल होगा तो हिंज रिएक्शन। यह ओमेगा अल्फा नहीं, ओमेगा अल्फा कई बार आ चुका है आपको में, आप लोग को एक क्यूब वाला प्रश्न मैंने कराया था, क्यूब का ओवरटर्निंग हाँ ये अच्छा वाला बोला माइनस वाला तेरे cos 180 डिग्री पे इसको रेंज कर देना 4 दिया है। तो इवन कैसे होता है, इवन है तो ये चेंज हो जाएगा साइन में, ऑड में होता है, ऑड में कि ऑड में होता है, ऑड cos 180 डिग्री माइनस ये डायग्राम बना लो, देखो तो सही बोल रहे माइनस वन, देखो क्या गलती इन दो में हम तो वही साइन क्या होगा कि 0 होता है, हम ही तो सोच रहे थे साइन गलत हो नहीं गलत, साइन 180 0 तो cos 180 माइनस तबे है वो 90 ये डायग्राम बना लो। आंसर आएगा पॉइंट ऊपर जाकर दे देंगे ये डायग्राम दिख रहा है ना, ये क्यूब का क्रॉस सेक्शन, एक क्यूबिकल ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे रखा गया है और ये स्लाइड नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल ठीक है। द डायग्राम shows the cross-sectional view of a cubical block. The cross-sectional view of a cubical block of mass m. Cubical block of mass m and side length l. Cubical block of mass m and side length l. An external force F is applied. An external force F is applied on the right side face. An external force F is applied on the right side face directly above the center. Directly above the center C dash.
An external force F is applied on the right side face perpendicularly and directly above the center feeder. Perpendicularly diagram में दिख रहा है. Assume that friction is sufficient. Assume that friction is sufficient to stop sliding. Assume that friction is sufficient to stop sliding of the block. मतलब ये हुआ कि ब्लॉक टॉपल करके गिर जाएगा लेकिन स्लाइड नहीं करेगा. कितना फ्रिक्शन है उसके, ब्लॉक को आगे बढ़ने नहीं देगा, पलट जाएगा लेकिन आगे स्लाइड नहीं करेगा. ठीक, फर्स्ट पार्ट देखिए. पार्ट ए, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए. Find the minimum value of F to just topple the block. Find the minimum value of F to just topple the block. Topple करना मतलब just ये कम से कम कितना फोर्स. सेकेंड पार्ट देखिए. If F equals mg, if F equals mg, then find the angular acceleration. Then find the angular acceleration of the block. Then find the angular acceleration of the block. पहला पार्ट बहुत ही आसान है, दूसरा पार्ट में थोड़ा सा सोचना होगा. दूसरा पार्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बहुत लोग गड़बड़ करेंगे, अदरवाइज हो गया. पहला पार्ट तो एक ही लाइन का है. फर्स्ट पार्ट का आंसर है 2mg/3. स्प्रिंग वाला याद है किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना है. पूरा लगा देना. पहला का आंसर 2mg/3. कितने लोग आ गए? 3 लोग. मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए पहला पार्ट में है कि थोड़ा मिस्टेक भी अगर हो जाएगा ना तो भी आंसर आ जाएगा. लेकिन हम आपको पूरी बात सोचने के लिए बोल रहे हैं. पूरी चीजें जो इसके अंदर पूरी घटनाएं जो हो रही हैं उसको जरा समझा जाए. इस क्यूब का वेट रिलैक्स टू द सेंटर फीडर.
mg। जब तक ये हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है तब तक तो नॉर्मल रिएक्शन यहीं से पास होगा, लेकिन आपने कैलकुलेट करना है मिनिमम फोर्स टू टॉपल द ब्लॉक, यानी सरफेस छोड़ने वाला है तो नॉर्मल रिएक्शन बीच से शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा, किनारे पे चला जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन विल एक्ट थ्रू दिस एंड बी, फ्रिक्शन विल आल्सो एक्ट 2.8, 3 फोर्स हो गया, mg, फ्रिक्शन, F एंड 4 फोर्स। एट द टाइम ऑफ टॉपलिंग इसी के बाद घूमेगा ना, अल्फा जो पार्ट बी में कैलकुलेट करना अबाउट द एंड है ना, स्लाइड नहीं करेगा, फोर्स की वजह से टॉपल करके ऐसे लुढ़क के गिर जाएगा। ये बात को समझे, ऐसा हो रहा है, देखिए ऐसे पड़ा हुआ है और इधर जो फोर्स लगा रहा है उसकी वजह से ये इस तरीके से टॉपल होगा। तो जैसे ही ये सरफेस छोड़ने लगेगा इस एज पे ये घूमेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होके एज पे चला गया। नाउ टेकिंग टॉर्क अबाउट एंड ए, नेट टॉर्क ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 है तो देयर विल बी एंगुलर एक्सेलरेशन। इन फर्स्ट पार्ट में एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, जस्ट टोटल कराना, एंगुलर एक्सेलरेशन टेंडिंग टू 0 है, तो इसलिए ग्रेटर देन 0 है तो भी टोटल करेगा और टेंडिंग टू 0 है तो भी टोटल करने की स्थिति में आएगा। तो हम लोग दोनों कंसीडर कर रहे हैं। टॉर्क अबाउट एंड ए, दैट विल बी टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, टॉर्क ड्यू टू mg एंड टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स F ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों ऑलरेडी 0 है। क्यों 0 है? बोथ द फोर्सेज आर पासिंग थ्रू पॉइंट A। तो ये 0, ऐसा हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क ले रहे हैं, अगर फोर्स उसी पॉइंट से पास हो रहा है तो नेट टॉर्क बच गया। ये दोनों, तो किसी ने mg का टॉर्क और F का टॉर्क बैलेंस कर लिया, उसके अंदर एक लाइन में आ जाएगा। हम आपको समझाने के लिए पूरा डिटेल में बता रहे हैं। अब देखिए पॉइंट ए के अबाउट mg का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है और F का टॉर्क क्लॉकवाइज है, बैलेंस। mg के लिए mg इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2 हो जाएगा यहाँ से, दिस इज l/2 हियर टू हियर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2, फोर्स mg, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो आप इसको लिख सकते हैं k वेक्टर। F का क्लॉकवाइज है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3l/2 और फोर्स F डायरेक्शन क्लॉकवाइज यानी कि -2। दिस इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। k को हटा दीजिए, l कैंसिल, 2 कैंसिल, तो mg - 3f/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो mg इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3f/2 नहीं, उल्टा हो गया क्या? उल्टा रिजल्ट आ जाएगा अगर यहाँ ध्यान नहीं देंगे। -k कॉमन ले लिया, 3f/2 - mg ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम लोग को डायरेक्शन से मतलब नहीं है। 3f/2 ग्रेटर देन इक्वल टू mg, f ग्रेटर देन इक्वल टू 2mg/3, समझ गए? तो f का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा 2mg/3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर है तो अल्फा 2mg/3 है तो अल्फा टेंडिंग टू 0 मिलेगा। तो मिनिमम फोर्स 2mg/3। ठीक, पार्ट बी में इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों का तो टॉर्क 0 ही हो रहा है। तो टॉर्क अबाउट एंड ए इज I about A into अल्फा। I about A में बहुत लोग गड़बड़ क्या करेंगे, देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना होगा। ये डिस्टेंस चाहिए, यहाँ पे होता है ml²/6, मालूम है क्या? अबाउट दिस एक्सिस ml²/6, ये l/2 है, ये l/2 है।
ये डिस्टेंस निकल जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर बाई 4 प्लस एल स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना? दो बार राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंड एम एल स्क्वायर बाई 6 प्लस एम डी स्क्वायर, डी स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा एल स्क्वायर बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से ऊपर 4 बाई 6 आ जाएगा, 4 बाई 6 एम एल स्क्वायर, दिस इज 2 बाई 7। बस आप यहाँ पे एम जी का टास्क और फोर्स का टास्क ले लीजिए, आई ए इतना अल्फा है, दोनों का टास्क अपोजिट होगा, सेम चीज तो होगा, इतना ही होगा। एफ की जगह एम जी लेना है, बस सॉल्व कर लीजिए। पार्ट बी सॉल्व करके देखिए, पार्ट ए पहले नोट करिए, जहाँ दिक्कत तो पूछिए। यहाँ वैल्यू डालिए, अल्फा का वैल्यू आएगा। कुछ पूछना भी है, बात समझ गया? आप लोग बताइए, इधर कहीं कुछ दिक्कत? यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो सकता है कि माइनस के क्यों लिया, के लेते तो उल्टा हो जाता, माइनस के क्यों लिया? तो भाई टॉपलिंग इधर हो रही है, तो इसका टॉप पॉजिटिव है, इसलिए मैंने उसका पॉजिटिव, दूसरे यहाँ भी वही किया है, अल्फा के डायरेक्शन वाला टॉप पॉजिटिव डायरेक्शन, वैल्यू डाल दीजिए। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग को समझ में आया? ये इतना कैसा है? फोर्स का वैल्यू डालेंगे तो 3L by 4 into mg minus L by 4 into mg, this is equal to 2 ml square by 3 into L। सॉल्व कर लीजिए, आंसर है 3G by 8A आ रहा है कि नहीं? पूछना है तो पूछिए अभी। ये क्वेश्चन देखिए तो आप लोग को दिया मैंने इस टॉपिक में लेटर है
नहीं पिन दिया है कि नहीं? एक तो रोलर वाला लगा के दिया बस ना, ठीक है डायग्राम बनाइए। साइड में शिफ्ट किया था, यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया था। देखिए a ladder AB of length 4 meter a ladder AB of length 4 meter is placed between a vertical wall OY and horizontal floor OX at an angle theta as shown. The end B of the rod is now moved with constant speed GB equals 10 meter per second. Constant speed the end B of the rod बोल रहे हैं ladder. The end B of the ladder is now moved with constant speed GB equals 10 meter per second. First part of the question is find the linear speed of end A. Find the linear speed of end A. Second part लिखिए. Find the angular speed of the ladder. About point B. When theta becomes 30 degree. फर्स्ट पार्ट में भी ये लाइन जोड़ दीजिए when theta becomes 30 degree. दोनों पार्ट का आंसर थीटा जब 30 डिग्री हो जाता है घट के तब करना. पार्ट ए बी पार्ट बी बताइए. तो बिना सोचे हुए सॉल्व किया जाता है. अबाउट एंड बी बोल रहा है, किसी इंस्टेंट पे पूछा जा रहा है कि बी पॉइंट पे आप खड़े हैं तो आपको कितना एंगुलर स्पीड लैडर का दिखेगा. धीरे धीरे रॉड आगे चलता जाएगा, थीटा घटता जाएगा, ऐसा ही होगा. एंड बी राइट साइड में जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो ए कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरता रहेगा और थीटा कम होती जाएगी. यही हो रहा है. जैसे सीढ़ी लगी हुई है दीवार से, आप सीढ़ी पे चढ़ गए तो कैसे गिरता है, वही हो रहा है. आप समझिए
सीढ़ी पे है और सीढ़ी गिर रही है। उसी समय ये क्वेश्चन सोच सीधा करने की जरूरत क्या है? 60 डिग्री से छोड़ा स्लिप कर रहा है, लेकिन कुछ एक्सटर्नल फोर्स होगा जिसकी वजह से कांस्टेंट धीरे धीरे ही आने लगेगा, नहीं तो ज़्यादा तेज हो जाएगा ना। हो सकता है कम ही स्पीड होगी, 10 मीटर पर सेकंड के लिए जा रहे हैं, लेकिन रस्सी बांध रखा है नीचे, उसको खींच रहा है 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ऐसा तो लिखा नहीं कि फ्रिक्शन है कि नहीं, फ्रिक्शन भी होगा, तो सब सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग को क्वेश्चन समझने में अभी परेशानी हो रही है क्या? बोलो, क्वेश्चन समझ पाए कि उसको समझने में दिक्कत है? क्या लगा उसमें आइडिया? सर लगाए हैं कि वी बी स्पीड टाइम डिस्टेंस फॉर फॉर्मूला जीबी सर वी बी टू डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ओ बी टू ट्रैवल कर रहा है 0.2 सेकेंड में, और ओ ए है 2√3, तो 2√3 ट्रैवल बहुत लंबा करेगी। कैलकुलेशन किया है। और कोई शॉर्ट तरीका बताओ, तुम कैसे करोगे? देखो ये एकदम आसानी से कर लिया, एकदम आसान, सब लोग समझ गए। हाँ? क्या बोल रहा तुम्हारे बहुत देते हैं, सर मैं दो वहीं से दिखाओ ना मैं। सर यहाँ लिखा हुआ अच्छा ठीक है, देखिए उससे भी आसान तरीका, एक क्वेश्चन हम लोग किए थे कि दो बॉल 12 लेंथ के स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, एक बॉल को स्पीड दे दिया, थोड़ी देर में स्ट्रिंग सीधी हो गई, तो उस समय हम दोनों को सेम वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग आ गया था नहीं। तो अभी अगर VA डाउनवर्ड होगा, VA का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लेंथ चली आएगा, ये 90 माइनस थीटा है, तो VA sin थीटा आ जाएगा, और VB जा रहा है इधर, VB का कंपोनेंट इधर ले आएगा, ये एंगल थीटा है, इधर VB cos थीटा है। तो एक ही रॉड, एक ही लैडर है, एंड A का वेलोसिटी यहाँ पे इधर आ रहा है VA sin थीटा, एंड B का वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में आ रहा है VB cos थीटा। मान लीजिए ये 8 मीटर पर सेकंड है, तो इसको भी 8 होना ही पड़ेगा। 8 नहीं रहेगा तो लैडर की लंबाई चेंज हो जाएगी, लैडर का लंबाई तो फिक्स है। तो कंपोनेंट ऑफ एंड पॉइंट along the rod or along the ladder कभी भी अलग नहीं हो सकता, सेम होना ही होगा। समझ गए बात? ये श्योर शॉर्ट है कि नहीं? न कम होगा न ज्यादा होगा। तो पहला पार्ट के लिए सबसे आसान कंस्ट्रेंट ये है कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along ladder is constant. That means VB cos theta must be equal to VA sin. So VA equals VB cos theta. वैल्यू डाल दीजिए, आंसर दिया है 10√3। देखिए आता है कि नहीं? cot 30√3 होता है, tan 30 1/√3, tan 30 1/√3, तो cot 30√3।
सर सेकंड का 5 by 6 5 के लिए अल्टरनेट तरीका भी सीख लीजिए। पार्ट ए के लिए मान लो आपने साल भर में आप भूल गए कि ऐसा तरीका बोलेंगे बहुत लोग तो 1 महीने में सभी सब गायब हो जाएगा। तो एक और कंस्टेंट है जो नहीं बोलेंगे आप उसमें 2-3 स्टेप करना पड़ेगा। वो क्या है कि किसी इंस्टेंट पे ये डिस्टेंस x में और ये वाला डिस्टेंस y में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेटर कितना भी एंगल बनाए हमेशा l स्क्वायर के बराबर ही होगा। ऐसा बराबर क्या ये कंस्टेंट तो कभी गड़बड़ाएगा नहीं। l x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज ऑलवेज l स्क्वायर यानी कि 16 लेंथ 4 मीटर है। RHS इज ऑलवेज कांस्टेंट। x अगर बढ़ेगा तो y स्क्वायर घट जाएगा, x स्क्वायर ज्यादा होगा तो y स्क्वायर कम हो जाएगा या y स्क्वायर। इसको अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर दें तो क्यों आ जाएगा देखिए vp होता है dx by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ x के चेंज होने से वेलोसिटी है। अब ये क्या लिखेंगे y घट रहा है टाइम के साथ थीटा इज डिक्रीजिंग कम होता जा रहा है y इज ऑल्सो डिक्रीजिंग दिस इज माइनस dy by dt। ये आप लोग समझते हो कि नहीं समझते हो कि x is increasing with time इसलिए प्लस dx by dt is v y is decreasing with time therefore velocity of end is minus dy by dt। theta is decreasing with time इसलिए ओमेगा जो होगा माइनस d theta by dt होगा। थीटा अगर टाइम के साथ बढ़ रहा है तो प्लस डी थीटा बाई dt ओमेगा घट रहा है तो माइनस। ऐसा हम लोग लॉज ऑफ मोशन में करते थे या नहीं? अगर x घट रहा है 5 रेडियन पर सेकंड x अगर डिक्रीज कर रहा है तो माइनस dx by dt स्पीड होता था वेलोसिटी होता था। x अगर बढ़ रहा है तो प्लस dx by dt वेलोसिटी होता था। एक्सेलरेशन में भी वैसा ही करते थे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t तब देखिए क्या है RHS 0 हो जाएगा 16 का डेरिवेटिव 0 d dx of x square into dx by dt plus d dy of y square into dy by dt RHS 0। ये चेन रूल समझ आ गया होगा? ये चेन रूल समझे या नहीं समझे? तो ये हो जाएगा 2x और dx by dt क्या लिखेंगे dv प्लस ये हो गया 2y और dy by dt क्या हो जाएगा माइनस v सॉरी माइनस v dy by dt जो हुआ v है माइनस dy by dt तो dy by dt होगा तो माइनस इधर आ जाएगा। ये समझे या नहीं समझे? वेलोसिटी ऑफ एंड है vb into x by y। यहाँ देखिए y by x tan थीटा तो x by y cot थीटा ये हो गया vb into cot थीटा। सेम रिजल्ट सेम रिजल्ट है। स्टेप देख लीजिए कहाँ आपको क्लियरिटी नहीं है। इस तरह का कंस्टेंट हम लोग पहले कभी यूज किए हैं कि नहीं? ये पहले यूज हुआ है?
पार्ट बी में 5 रेडियन पर सेकेंड और कुछ आया नहीं? पार्ट बी क्या पार्ट बी हुआ 5 रेडियन पर सेकेंड डिफिकल्ट लग रहा है आप लोग को ये क्वेश्चन? डिफिकल्ट माना जाएगा? दोनों पार्ट का आंसर एकदम आसानी से आ जाएगा। पहला पार्ट का वेलोसिटी का कंपोनेंट इक्वेट किए, मोमेंटम कंजर्वेशन में भी ऐसा कर सकते हैं, और ये कांस्टेंट रिलेशन ऐसा लॉज ऑफ मोशन में सीखेंगे। और सेकंड पार्ट और भी आसानी से हो जाएगा। देखिए आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स को लिखेंगे एल कॉस थीटा, वाई को लिखेंगे एल sin थीटा। डिफरेंशिएट करते ही ओमेगा आ जाएगा, दोनों में से कोई भी कर सकते। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx by dt equals 4 into d dt of cos theta। dx by dt तो ये भी हो गया, और 4 d dt, तो पहले d d theta of cos theta कर लीजिए, और then d theta by d theta। dB equals 4 is actually L d d theta of cos theta minus sin theta, this into d theta by d theta। यहाँ से देखिए माइनस d theta by dt, यही है ओमेगा। minus d theta by dt is omega. This is equal to dB divided by L sin theta। और यहाँ से अगर चलें dy by dt equals L times d dt of sin theta। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये है VA माइनस VA L टाइम d d theta sin theta into d theta by dt। यहाँ से आ रहा है माइनस d theta by dt। बातचीत कौन कर रहा है? दिस इज इक्वल टू ओमेगा VA अपॉन L cos theta। तो आपको इससे भी आंसर मिल जाएगा, इससे भी आंसर चेक करके देख लीजिए। 5 रेडियन पर सेकेंड आंसर वेरीफाई करिए। तो इसमें फिजिक्स से ज्यादा मैथ यूज हो रहा है ऐसे क्वेश्चन में, साफ कर सकते हैं। इसमें भी शॉर्टकट है, अल्टरनेट है, वो भी आपको बता दे रहे हैं। पहले आप ये नोट कर दीजिए, दोनों रास्ते हैं। सर ये नहीं कर सकते थीटा 30 डिग्री है, टाइम 0.2 सेकेंड वगैरह। 0.2 सेकेंड कब का टाइम निकाल रहा है? ये तो बोल रहा है कि जब थीटा 30 डिग्री है उस समय बताइए। 0.2 सेकेंड में क्या हो रहा है? अच्छा तो गड़बड़ हो रहा है। आपके लिए अगर ये नया है तो आपको दोबारा प्रैक्टिस करना चाहिए, और ऐसा अगर पढ़ा हुआ है तो आपको इजी लगना चाहिए। हम लोग ऐसा पहले कभी नहीं किए हैं।
50 वाला अगर हम 50 मीटर स्पीड बढ़ा दें ओमेगा जल्दी नोट करिए तो कुछ दूसरा रास्ता भी बताएं और आइडिया है। आप लोग ऑनेस्टली बताइए अपियरिंग एज का तो वेरी टफ लगा दोबारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आइडिया हिट नहीं करेगा ना आइडिया पता चलेगा हम लोग ये एनालाइज करेंगे कि ये क्यों आया और फिर ये भी एनालाइज करेंगे कि ये क्यों आया और दोनों से सेम क्यों आ रहा है। आपसे तो बोला गया था कि पॉइंट बी के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा इज कॉल्ड एंगुलर रेस्पेक्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल इज कॉल्ड एंगुलर रेस्पेक्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ अगर खड़े होकर हम लोग देख रहे हैं तो एंड एक बी से नीचे आ रहा है v इक्वल्स ओमेगा क्रॉस r होता है मैग्नीट्यूड ओमेगा r साइन थीटा होता है ये हो जाता है ओमेगा इंटू r परपेंडिकुलर तो ओमेगा हो जाता है v बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप लोगों को ये पता है ना तो यहाँ से देखिए वेलोसिटी ऑफ एंड इधर है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ ये डिस्टेंस कितना हुआ l cos थीटा तो VA में l cos थीटा से डिवाइड कर देने से ये हो गया VA ये हो गया l cos थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ एंड VA हो गया और यहाँ से वेलोसिटी वाले लाइन पे परपेंडिकुलर डाला ये आ गया यही है ना ये वाला वही है ना। तो बिना ये सब किए हुए आप डायरेक्टली कर सकते। अच्छा अब आप लोग ये बताइए कि अगले 5 सेकेंड में ये एंगल 30 डिग्री से घट के 25 हो गया ये 60 था तो इसका क्या होगा 60 से 5 बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा 65। तो जितने टाइम इंटरवल में ये एंगल जितना डिग्री से घटा उतने ही टाइम इंटरवल में उतना ही डिग्री ये बढ़ गया यानी यहाँ से देखेंगे तो ये एंगल घटता हुआ दिखेगा और यहाँ से देखेंगे तो ये एंगल बढ़ता हुआ दिखेगा दोनों का रेट सेम रहेगा इसलिए दोनों एंड से ओमेगा सेम रहेगा। तो यहाँ खड़े होकर अगर देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए दिस इज विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी पॉइंट ए से देखें तो पॉइंट बी की वेलोसिटी इधर है वीबी और यहाँ से उस वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर डालना है वीबी का लाइन ये है यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो दिस इज एल साइन थीटा इसलिए सेकंड एक्सप्रेशन से भी वही आंसर है वीबी बाई एल साइन थीटा इसलिए आंसर सेम आएगा। तो आपको ये सब करने की क्या जरूरत नहीं है डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो आप जब तक इस बात को समझेंगे नहीं तब तक आपको आसान भी नहीं लगेगा और जरूरत मौका पे ये आइडिया भी आपके दिमाग में नहीं आएगा। तो जब तक आप समझेंगे नहीं इस बात को कि क्यों ऐसा हो रहा है तब तक वो आइडिया आपके दिमाग में आने ही वाला है। नोट कर लीजिए रिविजन करेंगे तो इससे भी हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा। अभी इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो अभी हम लोग कंबाइंड मोशन रोलिंग एंड ट्रांसलेशन
एक घंटा में प्रॉपर लिक्विड पढ़ा चल रहा है इरेज कर दें लेकिन नहीं वो जब ट्रांसलेशन प्लस बियर का नहीं अलाउ है दोनों एक साथ होने लगे तरीका ही है इसमें 4-5 इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको समझना भी है और उसको कैलकुलेशन करना भी सीखना है कुछ छोटा हम लोग दोनों टाइप के मोशन को अलग अलग समझते हैं ये मान लीजिए एक व्हील है स्टीयरिंग है इट इज इन प्योर रोटेशन ये प्योर रोटेशन एंगुलर स्पीड इज ओमेगा बातचीत क्यों नहीं बंद हो रही है रेडियस इज आर और एंगुलर स्पीड इज ओमेगा ये प्योरली रोटेट कर रहा है और एक्सिस सेंटर ओ से पास हो रहा है एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ओ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन तो इसके सरफेस पे कोई भी पॉइंट लें उसका एंगुलर उसका लीनियर स्पीड ओमेगा इनटू आर होता है सेम मैग्नीट्यूड रहेगा टॉप मोस्ट बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा इनटू आर किस तरफ होगी लेफ्ट साइड और इसका होगा अपवर्ड आप लोग ऐसा डायग्राम में शो करिए इसका होगा राइटवर्ड और इसका हो जाएगा डाउनवर्ड ऐसा ही अगर कोई पॉइंट ले लेंगे यहाँ बीच में इस व्हील के बीच में थीटा एंगल पे और ये डिस्टेंस आर होगा तो इसका होगा ओमेगा इनटू आर इन दिस साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ओमेगा इनटू स्मॉल पॉइंट पी एक आर्बिट्ररी पॉइंट दिखाया गया उसका वेलोसिटी ओमेगा इनटू आर हर पॉइंट का वेलोसिटी ओमेगा इनटू आर है आपको ये क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्शन किधर होगा और मैग्नीट्यूड कितना होगा पॉइंट पी का रेडियल डिस्टेंस देखिए स्मॉल आर है वेलोसिटी भी ओमेगा इनटू स्मॉल आर है तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सबको समझ आ जाना चाहिए इसके बारे में कुछ है कंफ्यूजन बोलिए बताइए कुछ इसमें दिक्कत नहीं है ना ये प्योर रोटेशन है एक एक्सिस के अबाउट ये व्हील रोटेट कर रहा है यहाँ हम लोग ले रहे हैं प्योर ट्रांसलेशन
ये डायग्राम बनाइए। किसी बॉडी को डायरेक्टली थ्रू ये दोनों सेम बॉडी है, इसमें सिर्फ रोटेट कर रहा है। जैसे एक बॉल है, उसको सीधा अगर फेंक दिया जाए और उसको स्पिन नहीं दिया जाए, ओमेगा नहीं दिया जाए, तो ये सारा पॉइंट सेम स्पीड से आगे जाता रहेगा कि नहीं? तो यहाँ पे हर पॉइंट की वेलोसिटी इंक्लूडिंग सेंटर VCM है, इस पॉइंट की वेलोसिटी VCM है, यहाँ भी VCM है, here also it is VCM, और यहाँ भी VCM। हर पॉइंट का वेलोसिटी, यहाँ देखिए हर पॉइंट का वेलोसिटी ओमेगा आर, सिर्फ सेंटर को नहीं है, यहाँ सेंटर को भी रहेगा। ईच एंड एवरी पॉइंट, यहाँ पे जो पॉइंट P दिखाया हम लोगों ने थीटा एंगल पे, इसका भी वेलोसिटी VCM है। ये समझना कोई मुश्किल नहीं। पहला है प्योर रोटेशन, दूसरा है प्योर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी विल हैव सेम वेलोसिटी, सेम डिस्टेंस। और प्योर रोटेशन का मतलब है कि ईच एंड एवरी पॉइंट विल हैव सेम एंगुलर स्पीड एंड डिपेंडिंग ऑन द रेडियल डिस्टेंस ओमेगा आर अलग है। तो ये दोनों डायग्राम बिल्कुल क्लियर है आपको क्यों ऐसा हो रहा है? अब अगर ये दोनों एक साथ होना चालू है तो जहां जहां की जो वेलोसिटी है उसका रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी तो उसके वेक्टर क्वांटिटी है। टॉपमोस्ट पॉइंट में देखिए ओमेगा आर भी है, VCM भी है, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा। नीचे देखिए पॉइंट ए का वेलोसिटी इधर VCM आ गया, वहाँ पीछे है, रिजल्टेंट लेना होगा। यहाँ पे VCM इधर और ओमेगा आर इधर है, रिजल्टेंट लेना होगा। इस तरीके से हर एक पॉइंट का नेट वेलोसिटी बदल जाएगा जब रोटेशन और ट्रांसलेशन साथ साथ होने लगे। जैसे एक व्हील को स्पिन करके और आपने थ्रो कर दिया, एक व्हील को ऐसे घुमाया और ऐसे फेंक दिया, VCM भी दे दिया आपने और ओमेगा भी दे दिया। एनी काइंड ऑफ व्हीकल, चाहे वो साइकिल हो या बाइक हो या कार हो, सबका व्हील जो रोटेट कर रहा है उसमें दोनों चीजें हो रही हैं, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। आप देखते होंगे रोड पे कभी कभी टायर का निशान पड़ जाता है, हमेशा तो नहीं पड़ता, स्पेशल केस में पड़ता है। कब पड़ता होगा? जब तो ब्रेक तो हमेशा लगाते ही रहते हैं गाड़ी, जब ग्लाइड करे, गाड़ी जा रही है रोड पे, स्पीड ज्यादा हो या कम हो, अगर आपने जोर से स्पीड ब्रेक लगा दिया और स्पीड इतनी हो कि थोड़ा दूर फिसल भी जाए गाड़ी, जिसका स्ट्रेच मार्क आ जाएगा रोड। फर्क समझ में आया? जैसे रोड पे मान लीजिए कि मैट बिछा हुआ है, चटाई, और कार ऊपर से गई तो चटाई जैसे है वैसे ही रह जाएगी। लेकिन हाई स्पीड में गाड़ी आ रही है और क्रॉस कर गई घूमते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन चटाई पे जैसे ही पहुंचा और आपने जोर से ब्रेक लगा दिया, पूरा का पूरा जो मैट है वो सिमट जाए, या हो सकता है कि बीच से स्क्रैच हो जाए, फट जाएगा वो। रीजन वो फिसलते हुए जाएगा। फर्क समझ में आया? जैसे आप भी कभी गिरते हैं साइकिल से या दौड़ते हुए, तो अगर बॉडी आपका रोल कर गया गिरने के बाद तो कुछ दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर फिसल गए तो पूरा हिला जाता है कि दोनों में फर्क समझ में आया? कम ही स्पीड से क्यों ना स्लाइड कर जाओ, पूरा घिस जाएगा। और हाई स्पीड में भी कभी कभी एक्सीडेंट होता है और आदमी रोल करके रोड के किनारे पे आ जाता है। उसको गिरने के टाइम पे जो चोट लगेगा तो लगेगा, रोल करने में कोई नुकसान नहीं। वैसा यहाँ भी होता है। तो यहाँ देखिए ये दोनों काम अब एक साथ होगा, है कुछ नहीं, बातचीत पहले बंद रखिए। प्योर रोटेशन और प्योर ट्रांसलेशन का एडिशन कॉम्बिनेशन करेंगे तो रिजल्टेंट मिलेगा, तो इन दोनों को ऐड कर दिया जाए। तो जो रिजल्टेंट इधर मिलने वाला है हम लोग यहाँ देखेंगे। तीसरा डायग्राम में उसका कंबाइंड इफेक्ट जो है वो देखेंगे।
जल्दी से ड्रॉ करिए। इस तरीके से अलग अलग पार्ट बाय पार्ट समझना कोई मुश्किल नहीं। थर्ड वाले डायग्राम में दोनों इफेक्ट को दिखाया गया, हर पॉइंट की जो वेलोसिटी थी नेक्स्ट दिखा दिया गया। देखिए टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हो गई सबसे ज्यादा VCM प्लस ओमेगा, और लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी लोएस्ट हो गई VCM माइनस ओमेगा। यही दोनों पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। VCM बढ़े या ओमेगा बढ़े, ऊपर वाला हर हाल में बढ़ेगा। और यहाँ पे रिजल्ट जो है वो पूरा दोनों के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि VCM और ओमेगा का मैग्नीट्यूड बराबर हो, in that case bottommost point 0। ऐसा भी हो सकता है कि VCM ओमेगा से बड़ा हो जाए, तो VCM ओमेगा के इक्वल हो सकता है, तो बॉटम का स्पीड 0। दिस इज द केस इज कॉल्ड प्योर रोलिंग। कोई भी व्हीकल रोड पे चल रहा है तो प्योर रोलिंग मोशन में। आप सोचिए उसेन बोल्ट का ही एग्जांपल लेते हैं, बहुत हाई स्पीड में रन करते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो क्या दौड़ने के टाइम पे उनका पैर जो स्पीड इज वेरी हाई, 9 या 10 सेकंड है 100 मीटर का कवर करना है, 9 सेकंड के आसपास। 9 सेकंड में कोई आदमी 100 मीटर दौड़ के चला जा रहा है, 10 सेकंड भी रखते हैं तो 10 सेकंड में 100 मीटर, तो 1000 मीटर 100 सेकंड में, तो 2 मिनट से कम समय में वो 1 किलोमीटर चलेगा। तो स्पीड जानते हैं कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड है। 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड सबको पता है कि बाइक वगैरह में कितना होता है, उतना तेज दौड़ता है। तो इन एनी केस रन करने के टाइम पे दोनों पैर बहुत फास्ट आगे पीछे होता होगा। जो पैर बहुत कम समय के लिए ग्राउंड को टच करता है और इसमें रहता होगा कि नहीं रहता, स्लिप करता होगा, रेस्ट में रहता है। इतनी हाई स्पीड होते हुए भी जो पैर ग्राउंड के कांटेक्ट में इंस्टेंटेनियस रेस्ट में रहता है। तो कार कितना भी स्पीड चले, 200 किलोमीटर पर आवर पे ही क्यों ना चले, जब व्हील रोल कर रहा होता है तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है VCM ओमेगा के बराबर होता है, 0 रहता है। समझिए बात क्यों? अर्थ तो रेस्ट में है, उसके कांटेक्ट में जो कुछ भी आएगा रेस्ट में है। बाई चांस आपने गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर और आपने जोर का ब्रेक लगा दिया, तो आप तो VCM को कम किए नहीं, आपने कम किसको किया? ब्रेक करते ही लगाते ही जो व्हील होता है उसके अंदर में चारों कॉर्नर से डायमेट्रिकली यहाँ ब्रेक शू लगा होता है। जैसे ही आप ब्रेक दबाते हो वो व्हील से चिपक जाता है और इसके रोटेशन को एकदम लॉक कर देता है। ये 50 रेडियन पर सेकंड, उसको घटा के 10 रेडियन पर सेकंड कर देगा। तो आपका VCM पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपने ओमेगा को खत्म कर दिया। ओमेगा को एकदम से खत्म कर देंगे अगर तो VCM इज वेरी हाई, 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, और आपने इसको घटा के कर दिया 10 मीटर पर सेकंड, तो ये 100 और ये 10 पॉइंट विल स्टार्ट स्लाइडिंग विद वेरी हाई, गाड़ी से सब फिसल जाएगा। एक्सीडेंट का वही मेजर है।
जब कोलिजन की डर होती है मन में तो नर्वस होकर आदमी जोर से ब्रेक ही दबा देता है, तो गाड़ी से चलते हुए किधर भी जा सकता है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर। और दूसरा एक रीजन क्या होता है कि मान लीजिए बहुत तेजी से गए और सामने ढेर सारा बालू तो चक्का फंस जाएगा, तो आपका ये स्पीड खत्म हो जाएगा। अरे तुम लोग बात सुनते नहीं, इधर उधर बात कर, ये VCM खत्म हो जाएगा और गाड़ी का व्हील का जो रोटेशन है ये खत्म ही नहीं होगा, तो आपका चक्का एकदम धाए धाए घूमता रहेगा और गाड़ी आगे बढ़ी नहीं रही। या ऐसा समझ लीजिए कि लोडेड ट्रैक्टर है और कीचड़ में फंस गया है, तो बार बार व्हील खूब तेज घूमता है और आगे जाने की कोशिश करता है, फिर पीछे आ जाता है। दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड स्लिपिंग। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इट इज कॉल्ड प्योर रोलिंग, और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग इसका नाम है। सब आपको अभी लिखवाएंगे। अगर ये ज्यादा है और ये बहुत कम हो गया तो बॉटम पॉइंट का नेट वेलोसिटी आगे हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड स्किडिंग, फॉरवर्ड स्लिपिंग, आगे की तरफ व्हील स्लिप करने लगे। और ओमेगा ज्यादा है और VCM कम है, तो रोटेशन की वजह से ये स्पीड है, तो व्हील घूमेगा बहुत बार और आगे बढ़ेगा बहुत थोड़ा, दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड स्लिपिंग। तो गाड़ी में जर्क लगने लगे, आगे बढ़ेगा ही नहीं। समझ गए बात? तो ये नोट कर लिया आप लोग। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग या प्योर रोलिंग का मतलब है, क्वेश्चन में रोलिंग लिखा हो सकता है कि इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ये भी हो सकता है प्योर रोलिंग लिखा हो, सब का मतलब है। अब इस रोलिंग बॉडी को सरफेस पे रख दिया जाए, ऐसा देखिए, ये डायग्राम आप बना लीजिए। डायग्राम ऐसा बना यहाँ लिखिए। अच्छा, इसको बोला जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये सरफेस ग्राउंड है, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये तो रोलिंग व्हील, रिंग या डिस्क के लिए है, ऐसा कि और एक केस एज्यूम करिए कि जैसे जो धागे का बंडल होता है ना, धागा लगा हुआ है, उसका एक एंड पकड़ के आप छोड़ेंगे ना तो ये रोल करके नीचे गिरने लगता है, तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर है। धागा ऐसे पकड़े हुए छोड़ दिए तो ऐसा नहीं कि एकदम से गिर जाता है, वैसे रोल करता हुआ ऐसे जाएगा। ध्यान दिए कभी?
नहीं समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? जो सिलाई करने वाला धागा होता है वो ऐसा रोल बनाया हुआ है। नहीं देखा? तो कई बार आपको धागे की जरूरत है, आप धागा पकड़ें तो कभी न कभी रोल हाथ से छूटता ही है और वो नीचे गिरने लगता है। तो आप देखो कि ऐसे गोल गोल घूम के गिरता है। जैसे कोई स्टोन में धागा बंधा हुआ है, स्टोन गिर गया तो डायरेक्ट गिरेगा, कोई टाइम लैग नहीं, ये घूम घूम के गिरता है, रोटेट कर करके खुलता है। ध्यान दिए? तो वहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया, ये सर्किल। हाँ, पतंग का धागा भी जैसे लटाई जो होता है, आप लोग क्या बोलते हो? लटाई बोलते हैं। तो जब ऐसे धागा छोड़ोगे, ढील दोगे तो ये रोल कर करके ऐसे बहुत तेज नहीं खुलेगा, ये घूम घूम के खुलेगा। तो वहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये सबसे है, जहाँ से धागा ऐसे खुल रहा है, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ है। समझ गए? तो कांटेक्ट पॉइंट की ही वेलोसिटी जीरो का जब हो जाती है तो इट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जब इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी जीरो हो जाती है, यहाँ लिखिए when the net velocity of point of contact becomes zero, it is called pure rolling. Or rolling without slipping. इसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट VCM माइनस ओमेगा आर, ये हो जाएगा जीरो, ये जीरो हो गया। इसका मतलब है कि VCM इक्वल ओमेगा इंटू आर हो गया, और इसलिए ओमेगा का वैल्यू VCM बाई आर हो जाता है। और इसको अगर डिफरेंशिएट कर दिए तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो एसीएम हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन, यानी इस पॉइंट का एक्सीलरेशन, और डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा हो जाएगा। कहने का मतलब ये होगा। इसका मतलब है कि प्योर रोलिंग में ही ये दोनों फार्मूला काम करेगा। अगर फॉरवर्ड स्लिपिंग है, बैकवर्ड स्लिपिंग है, तो ना तो आप ये यूज कर सकते हैं ना ये यूज कर सकते हैं। जब तक क्वेश्चन में ये लिखा हुआ ना हो कि प्योर रोलिंग हो रहा है या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही है, तब तक आप ये दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं समझ में आया? ऐसा क्यों लग रहा है हमको कि समझ नहीं रहे? समझ में आ भी रहा है कि नहीं समझ में? हमको नेगेटिव दिख रहा है। समझ आ रहा है? 2-3 तो ये बताइए, 2-3 लोग का बीच बीच में बंद हो रहा है, वो कितना आनंद का क्षण है। तो घर में जाके एक बार रिवाइज कर लेंगे, बहुत गहरी नहीं होता। ऐसे भी स्कूल तो बंद ही है ना? नहीं, अच्छा, बड़े बच्चों को पूरा होगा, 7 तक बंद है, 10 तक। नियम का ऑर्डर तो था 7 तक। चलिए देखिए, तो आप लोग ये बात देखिए, बात में क्या बात है? प्योर रोटेशन है, इसको समझना मुश्किल नहीं है। प्योर ट्रांसलेशन है, इसको समझना मुश्किल नहीं है। इस डायग्राम को उठा के इस पे चिपका दीजिए, जो पॉइंट का जो वेलोसिटी था वो लिख दिया, ये कंबाइंड मोशन कहलाने लगा। अब कंबाइंड मोशन में एक कंडीशन लगा कि भाई कॉन्टैक्ट पॉइंट का वेलोसिटी अगर 0 हो जाए तो ये सबसे फेवरेबल कंडीशन है, और गाड़ी चलाने के टाइम की कोशिश यही की जाती है। और टायर वगैरह का डिजाइन इसीलिए ऐसा किया गया है कि हाई स्पीड में भी ये मेंटेन हो। जिससे रीजन टायर घिस जाने के बाद तुरंत बदलने के लिए प्रेस्क्रिप्शन होता है।
तुरंत बदलते हैं। 30-40,000 किलोमीटर चलने के बाद कार डिपेंड करता है कि वो कैसी जगह पे चल रहा है। टाउन में चल रहा है तो हो सकता है 30,000 किलोमीटर चलते चलते टायर पूरा ही घिस जाएगा, और हाईवे पे चल रहा है तो हो सकता है 45,000 के बाद घिस, क्योंकि हाईवे पे ब्रेक कम लगानी पड़ती है ना, और टाउन में तो एवरी मोमेंट आपका ब्रेक लगेगा, तो जितना ब्रेक लगेगा उतना टायर घिसेगा। तो आप ये समझिए, तो टायर का डिजाइन उस हिसाब से ट्रक वगैरह में इसलिए कि उनको 20,000 25,000 किलोमीटर के बाद ही टायर के ऊपर दोबारा से कवर चढ़ाना पड़ता है, रिस्टोरिंग करते हैं, फिर से उसके अंदर जो डिजाइन बना होता है ना, वो डिजाइन फिर से ओवरलैप कराया जाता है ताकि प्रॉपर ब्रेक लगे और ज्यादा स्पीड में भी ये मेंटेन हो, ये चीज होना चाहिए। नहीं तो ज्यादा स्पीड में स्लिप करने लगेगा तो गाड़ी चली नहीं पाएगी, एक्सीडेंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन तो ये हो गया, जो पॉसिबिलिटी 3 है उसमें से एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि एक तो बराबर हो जाए। तो पहला केस हो गया कि VCM इक्वल्स ओमेगा, ये प्योर रोलिंग हो गया, दिस इज कॉल्ड प्योर रोलिंग, जो अभी आपने नोट किया। अब सेकंड केस, VCM इज ग्रेटर देन ओमेगा, इसका मतलब हुआ VCM minus omega r is greater than 0, नहीं, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड स्लिप, इसमें व्हीकल आगे की तरफ स्लिप करने लगेगा, बार बार आगे स्लिप कर जाएगा, ऐसा लगेगा जंप करके आगे भाग जा रहा है। स्कूटर वगैरह में ऐसा बहुत होता है, या स्कूटी वगैरह में आप ज्यादा एक्सीलरेटर दे देंगे ना, जंप कर जाएगा। और तीसरा केस है कि VCM लेस देन ओमेगा, VCM माइनस ओमेगा r लेस देन बैकवर्ड बैकवर्ड स्लिपिंग का एक स्पेशल नाम है, इट आल्सो कॉल्ड एज एक स्पेशल नाम है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज फॉरवर्ड इंग्लिश। इंग्लिश में मिलता है तो संस्कृत में है कि सीधा ऐसा बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। संस्कृत बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल, एक आध बार क्वेश्चन में ऐसा आ गया, बॉडी इज इन फॉरवर्ड इंग्लिश में, सब तो चलन में आ गया। बैकवर्ड स्लिपिंग का टेक्निक नाम है। तो बैकवर्ड स्लिपिंग सचमुच होती होगी या नहीं? बॉल को रिवर्स स्पिन देके अलग थ्रो करना है, रिवर्स होगा बिना के पास की तारीफ पड़ेगी। ठीक है, उसका अपना एक्स्ट्रा फोन लगा आगे स्लिप भी तो करेगा, ओमेगा स्लिप भी करेगा। क्या बोलेगा फॉरवर्ड बैकवर्ड इंग्लिश थोड़ी है, सही है, पता नहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड इंग्लिश। अब इस डायग्राम में चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि VCM इक्वल्स ओमेगा r हो गया। टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी देखिए, जो कि VCM और ओमेगा r इक्वल हो गया, तो 2 VCM।
इस पॉइंट का वेलोसिटी देखिए, इधर भी VCM इधर भी VCM इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर हो जाएगा, यहाँ पे रिजल्टेंट बाइसेक्टर हो जाएगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट का 0 हो जाएगा। किसी भी पॉइंट का टोटल वेलोसिटी निकाला जा सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन में है कि यहाँ से इसका रेडियस कैपिटल आ रहा है, मान लीजिए दिया कि यहाँ से r/2 डिस्टेंस पे नेट वेलोसिटी निकाली और थीटा मान लीजिए दे दिया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया, ये कैपिटल R/2 हो गया, ओमेगा तो यहाँ से पता ही है VCM/R, VCM/R है ओमेगा, और यहाँ R/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी आ जाएगा। ये एंगल दोनों के बीच का, ये एंगल भी पता चल जाएगा। तो इस पॉइंट P का वेलोसिटी आ जाएगा कि नहीं? अगर प्योर रोलिंग मोशन में है तो हर पॉइंट का वेलोसिटी निकलेगा दोनों के रिजल्टेंट से, इसके और इसके रिजल्टेंट से। हर जगह देखिए दो वेलोसिटी, दोनों के रिजल्टेंट से टोटल वेलोसिटी निकलेगा। समझ में आ गया? तो हाईएस्ट वेलोसिटी पूरे सिस्टम में कहाँ का आया? टॉप मोस्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट के जस्ट अपोजिट वाला पॉइंट का सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगा। तो आपको ये विश्वास तो अभी नहीं होगा कि सच में ऐसा होता होगा। सब मेरे माथे पे मर गए। होता होगा ऐसा कि नहीं? आप पे भरोसा है सर? सचमुच ऐसा होता है, तभी आपको आप लोग कल क्या करिएगा, साइकिल रोड पे चलता हुआ साइकिल पे नजर डालिएगा, उसके व्हील पे नीचे आप देखेंगे ना रोड पे, उसके बॉटम मोस्ट पॉइंट यहाँ जो स्पोक्स होते हैं ना क्लियरली अलग अलग आपको नजर आएंगे, और उसी समय साइकिल में ऊपरी हिस्से का देखते हैं, व्हील का ऊपरी हिस्सा, यहाँ का स्पोक कितना फास्ट जाता हुआ दिखेगा कि यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, आपको स्पोक अलग अलग नजर नहीं आएगा, और यहाँ पे यू कैन काउंट अलग अलग दिखेगा। रीजन बॉटम मोस्ट पॉइंट का स्पीड 0 है, टॉप मोस्ट पॉइंट का स्पीड डबल, साइकिल के स्पीड का दुगना है। सेंटर का स्पीड है उसका डबल स्पीड से ही चल रहा है। कैसे हुआ? ये बात समझ गए? तो इधर सब आपको क्लियर है? इसमें आपको सीखना है कि देखिए क्या क्या पढ़ चुके हैं। अगर प्योर रोटेशन में हो तो उसका काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा हुआ है। अगर कोई बॉडी प्योर रोटेशन में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? लेफ्ट वाले लाइन में आप लोग बताइए। अगर प्योर रोटेशन में है तो इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कितना लिखेंगे? बोलो आदित्य, आदित्य के बगल में आप बताइए, आप बताइए। पांचों में से सब रिजेक्ट कर दे रहा, बोल रहा है कि नहीं आयुष तुम बताओ। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ऐसा हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे। क्या चल रहा है? नहीं ऐसा तो कुछ पढ़े नहीं। अच्छा आदित्य, इसमें कितना वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी होगी वो बता दो। नहीं होगा। ठीक है, माया जाल में नहीं पता है, ऊपर है एकदम लेवल। यहाँ आप पढ़े हैं अपने एक्सेस के अबाउट घूम रहा है तो आपको बताया गया है हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उसको कहते हैं। इस केस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। और जनरलाइज करना चाहते हैं तो इसको हम लोग इतना भी लिख सकते हैं, मालूम है क्या? यहीं पे ब्रैकेट में लिख देंगे, यहीं पे बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, डायग्राम के नीचे अगर जगह है तो, जगह नहीं है तब तो कोई ऑप्शन नहीं, आगे लिखिए। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। ICM को mk स्क्वायर लिखा जा सकता है, कहीं का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप mk स्क्वायर लिख सकते हैं।
इंटू ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना लिखा जाएगा? हाफ mvcm स्क्वायर। तब कोई भी आसानी से बता सकता है कि यहाँ का कितना होगा, दोनों का सम कर दो। जब तक आप ये बात समझ ही नहीं रहे हैं, सब हवा में चल रहा है, तो कहाँ समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। 15-20 मिनट से हम लोग क्या कहानी कर रहे हैं, जब तक वो सब बात आपको समझ नहीं आती है तब तक इधर कुछ नहीं समझ में आएगा। ये जो इतने सारे डायग्राम बने हुए हैं सबका कोई मायने मतलब नहीं। हाँ, देख के खाली लगेगा कि कुछ फोटो बना रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं, हेडिंग डाल दीजिए टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसकी जरूरत बहुत सारे क्वेश्चन में पड़ेगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्विंग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दोनों का सम। ये टी है टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। दोनों जो वहाँ लिखा है दोनों का सम। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इक्वल हाफ mvcm स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। कितना होता है? अब हम लोग के पास ऑप्शन क्या है? VCM को हम लोग ओमेगा में चेंज कर सकते हैं तो एक नया रिजल्ट दिखाएगा, ओमेगा को हम लोग VCM में बदल सकते हैं तो एक और नया रिजल्ट आ जाएगा। दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट। तो आप ये समझिए कि कोई भी बॉडी में मिक्स मोशन जब रहेगा, कंबाइंड मोशन, तो ये दोनों एनर्जी लेनी पड़ती। और वो जो क्वेश्चन हम लोग किए थे कि एक रॉड ऐसे रोटेट कर रहा है, उसमें सिर्फ यही वाला लिया मूव नहीं कर रहा था, लेकिन लिए थे ऐसा हाफ आई अबाउट द एंड इनटू ओमेगा स्क्वायर। उसका सेंटर ऑफ मास को लीनियर वेलोसिटी है कि नहीं है? ओमेगा इनटू आर, ओमेगा इनटू L/2। उसको ये भी है, ये भी है। लेकिन आप ये देखे होंगे कि ICM की बजाय हम लोगों ने आई अबाउट द एंड लिया, तो एक्चुअली ये दोनों ऐड होके उसके बराबर हो जाता है। वो अभी आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग समझे? रॉड ऐसे रोटेट कर रहा था तब तो दोनों ऐड नहीं किए थे, एक ही लिए थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बदल दिया जाए तो इसके बदले भी इसको इसमें चेंज कर सकते हैं और इसको भी इसमें चेंज कर सकते हैं। तो दोनों को मिला के वो सारा है हाफ आई अबाउट द एंड इनटू ओमेगा। तो आपको अभी इसी से समझ में आएगा कैसे आता है। तो दोनों को बदल के देख लेते हैं। पहले तो ये समझ लें, कई बार क्वेश्चन में दिखा रहता है कि कंबाइंड मोशन है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताइए। रिंग के लिए कितना होगा, डिस्क के लिए कितना होगा, स्फीयर के लिए कितना होगा, ऐसा। या कभी कभी रहेगा कि इंक्लाइन प्लेन से तीनों को छोड़ दिया गया, ग्राउंड से पहले कौन, तो जिसमें ये वाली एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा तेज आगे भागेगा, और जिसमें ये वाली एनर्जी ज्यादा होगी वो रोटेशन ज्यादा करेगा। लीनियर काइनेटिक एनर्जी जिसके पास ज्यादा है वो डिस्टेंस ज्यादा कम, तो दिस बाई दिस जिसका ज्यादा होगा वो फास्ट जल्दी पहुंचेगा। समझ ले बात? तो यहीं पे कर लेते हैं। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों का रेशियो हाफ mvcm स्क्वायर हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। ICM की जगह पे मैंने MK स्क्वायर लिख दिया है और VCM की जगह ओमेगा इनटू आर कर दिया, तो सब कैंसिल हो जाएगा। m कैंसिल हो गया, हाफ कैंसिल हो गया, ये ओमेगा इनटू आर और नीचे में लिख गया k स्क्वायर ओमेगा।
Therefore, translational kinetic energy divided by rotational kinetic energy, इन दोनों का रेशियो होगा r² by k। आप चेक कर सकते हैं रिंग के लिए रेशियो 1 आ जाएगा, नहीं, इट इज इक्वल टू 1 फॉर रिंग। क्यों? रिंग में k बराबर r होता है। डिस्क में याद है k का वैल्यू कितना होता है? r/√2। तो k स्क्वायर हो जाएगा r² by 2। दिस इज इक्वल टू 2 फॉर दिस। चेक करके देखिए। हर एक बॉडी में निकाला जा सकता है। हो गया नोट? नोट कर लिए कि नहीं? टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें देखिए चेंज क्या कर रहे हैं ये जो ICM है ये तो mk² हो गया और यहाँ पे k² by r² हो गया, तो हाफ mv² कॉमन आ जाएगा, हाफ mvcm² कॉमन, तो बचेगा 1 प्लस और ICM हो गया mk², ओमेगा हो गया vcm² by r²। क्या बचा जरा बताइए? देखिए जरा इतना ही आएगा। ICM की जगह लिखा गया है mk² और ओमेगा की जगह लिखा गया है vcm by r का होल स्क्वायर। चेक करके देखिए क्या इतना आ रहा है। ये एक्सप्रेशन देखने से लग रहा है कि बॉडी को सिर्फ ट्रांसलेशनल कनेक्शन और उसमें इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों का। तो अगर लीनियर काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है कि पार्टिकल को ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल कितना है, तो आप 1 प्लस k² by r² से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए देख कर दीजिए ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, यानी 3 टाइम। अगर ये 10 जूल है तो टोटल 30 जूल होगा। है समझ में? अभी हमने ओमेगा को vcm by r दिया है, अगला मैं इसको चेंज कर दूंगा। बारी बारी से और देखिए क्या क्या कर रहे हैं। vcm को चेंज करके ओमेगा into r कर दिया और सेकंड वाला टर्म देखिए, आप ICM की जगह पे mk² और ओमेगा। इधर में हम लोग समझ में आएगा बाद में। आप vcm² vcm की जगह पे ये वैल्यू डाल और ये ICM की जगह पे डाला। आप देखिए दोनों जगह ओमेगा। तो जो रॉड वाला बोल रहे थे आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। हाफ mr² इसको ICM में रहने देते हैं। ऐसा हो जाएगा। स्टेप जरा समझिए, यहाँ से ये कैसे आया समझ में आ गया? यहाँ डायग्राम में देखिए जरा, यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है यहाँ पे उसको ICM बोलेंगे। यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकल जाएगा। कितना आएगा? ICM प्लस यहाँ से कैसे निकलेगा? ICM प्लस
तो ये जो टर्म है ICM प्लस mr स्क्वायर, क्या इसको बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट होगा पैरेलल एक्सिस ICM प्लस mr। ये तो सबको पता ही है। Therefore, total kinetic energy can also be expressed as half I about point of contact into omega। तो आप ये देखिए, लग रहा है कि पूरा का पूरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग रॉड का क्या लिखे थे? हाफ I about Bn into omega स्क्वायर लिखे थे। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जगह पे क्या लिखे थे? I about the end of the rod। यही इक्वेशन यूज हुआ था ना। ये दोनों को ऐड करके ही आ रहा है ना, इसमें काइनेटिक और रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों ऐड होते हैं। नोट कर लीजिए। अब एक समझने वाली बात है जो इससे हम लोग कंक्लूड करेंगे। और आप वर्ड को अगर नहीं समझोगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ समझ ही नहीं आएगा, और क्वेश्चन में इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। टोटल एनर्जी जोड़ने से 3 फॉर्मूला है। एक ये बॉक्स में लिखा हुआ है, दोनों तरह का एनर्जी अलग अलग करना पड़ेगा। यहाँ दोनों को कंबाइन करके लिखा और यहाँ भी दोनों को कंबाइन करके, मतलब टोटल एनर्जी को आप 3 तरीके से लिखना। क्वेश्चन में सिर्फ ओमेगा नोन है तो आप डायरेक्ट यहाँ से टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। VCM निकालने की जरूरत भी नहीं, और VCM दिया है तो ओमेगा निकालने की जरूरत नहीं है, इससे काम हो जाएगा। और दोनों दे रखा है तो अलग अलग तरीके, या कोई तीनों में से जो इक्वेशन आपको सूट करता है जल्दी जिससे काम हो जाए उसे कर लीजिए। अब आप लोग ये बताइए, अगर कोई आदमी रोल कर रहा है, कैच पकड़ने में फील्ड में जंप किया तो बॉडी रोल करके जाता है, पूरी बॉडी ऐसे ऐसे रोल करती है सर्कल पे। तो उसको हम लोग प्योर रोटेशन मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? एक्चुअली में कंबाइंड है। देखा जाए तो नीचे जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसके अबाउट ये बॉडी पूरी ऐसे रोटेट करती है, जैसे ये जैसे ऐसे रोल करके जाता है ना आदमी, जब स्लिप करता है फील्ड में रोल करता है बॉडी, तो ऐसे ही रोल करता है ना। तो ये जिस इंस्टेंट पे ये रोल कर रहा है, टॉपल कर रहा है, एज के अबाउट घूम रहा है, तो बॉडी का एक निचला हिस्सा ही ग्राउंड के कांटेक्ट में, पूरी बॉडी रोटेट कर रहा है। वैसा ही यहाँ हो रहा है। ये एक्सप्रेशन ये सजेस्ट करता है प्योर जो रोटेशन था, प्योर रोटेशन में क्या हो रहा था, एक एक्सिस होती थी और इसी के अबाउट पूरी बॉडी रोटेट करती थी। यहाँ तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक्सप्रेशन देख के यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। जो ओमेगा यहाँ पे था वही ओमेगा यहाँ है, लेकिन ICM नहीं है, ICM बदल चुका है। इससे ये पता चलता है कि हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये पूरी की पूरी बॉडी यहाँ से एक एक्सिस पास हो रही है, उसके अबाउट रोटेट कर रहा है, और प्योर रोटेशनल मोशन मान के सारा कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये प्योर रोटेशनल का एनर्जी नहीं, उसमें ट्रांसलेशनल भी ऐड हो चुका है। तो पूरी बॉडी का मोशन प्योर रोटेशनल अबाउट कांटेक्ट पॉइंट, और यहाँ से जो एक्सिस पास होता है ना, अगले ही क्षण में ये एक्सिस आगे बढ़ जाएगा। यहाँ का पॉइंट है ऊपर चला जाएगा और आगे वाला पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में आ जाएगा। इसलिए इस एक्सिस का नाम होता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस मतलब समझते हैं ना, किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे एक्सिस रहेगा, अगले मोमेंट पे एक्सिस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से जो एक्सिस पास होता है दिस इज कॉल्ड एज IAOR, इंस्टेंटेनियस
एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो रॉड जो ऐसे रोटेट कर रहा था उसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है? यहाँ पे है। जो रॉड का हमने क्वेश्चन किया है रोटेट करने वाला उसका एक्सिस कहाँ है? ये। और इसके बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3। इसीलिए हाफ इंटू ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर करने से उसका सारा एनर्जी आ जा रहा था। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों ऐड होके आ जा रहा था। बात को आप लोग कोरिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? यहाँ दोनों कैसे हो गए? इसमें ये दोनों काइनेटिक एनर्जी ऐड होने के बाद आया है ना। ये इक्वेशन ये सजेस्ट कर रहा है कि ये एक्सप्रेशन इसी की तरह है। यहाँ पे प्योर रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस हो रहा है, इस केस में प्योर रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस। यहाँ नोट में लिखिए the above expression suggests that the motion of the body can be treated as purely rotational motion about the axis passing through point of contact. And this axis is called as instantaneous axis of rotation. ऐसा क्यों कहते हैं उसका भी कारण है, वो अगले क्लास में आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा बोला जाता है। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कल ही मैंने क्लास एक दिक्कत उसमें एक